Hello viewers, welcome to my channel Electrical Study. After watching the video, if you think that it is helpful to you, then kindly do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notified when I upload a new video in my channel. Also, I would like to request you all to kindly like and share my video as much as possible. तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो डीसी मशीन में जो पावर स्टेजेस होता है, ओके, पावर स्टेजेस जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि कोई भी पावर क्या होता है, एनर्जी जो होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो किस तरह से डीसी मशीन में डिफरेंट एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है और उसका आउटपुट कैसे हम लोगों को मिलता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको पावर स्टेज बोलते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सो यहाँ पे जो डायग्राम मैंने ब्लॉक डायग्राम जो यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसको बोलते हैं पावर स्टेज डायग्राम। ओके, पावर स्टेज डायग्राम कौन सा केस के लिए? इलेक्ट्रिकल डीसी मशीन में मोटर भी आता है, जनरेटर भी आता है। तो यहाँ पे मैंने जनरेटर के केस में डिस्कस किया है, मोटर के केस बाद में आएगा। जनरेटर की एंडिंग में हम लोग मोटर का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है उसमें मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, राइट। आप लोगों की बेसिक नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। मशीन में क्या होता है, इस तरह का एक रोटर होता है। ओके, रोटर में क्या होता है, रोटर शेफ्ट होता है, इसको हम बोलते हैं रोटर शेफ्ट। और यहाँ पे होता है रोटर। रोटर की बॉडी में क्या होता है, इस तरह से कंडक्टर प्लेस किया होता है, राइट। और ऊपर और नीचे में क्या होता है, दो मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक होता है एन पोल, दूसरा होता है एस पोल। ओके, तो इसमें क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी से हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। किस तरह से मिलेगा, यहाँ पे जो शेफ्ट होता है, इस शेफ्ट में हम लोग मैकेनिकल रोटेशन मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करेंगे, ओके, इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क। तो इसमें क्या होगा, जब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इनपुट किया जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पे जो शेफ्ट है वो रोटेट करने लगेगा। ओके, और यहाँ पे जो रोटर का जो आर्मेचर होता है ये शेफ्ट के साथ अटैच क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, जब रोटर रोटेट करेगा तो यहाँ पे जो आर्मेचर है वो भी रोटेट करेगा। और आर्मेचर के बॉडी में क्या है, कंडक्टर है। तो जब आर्मेचर रोटेट करेगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, एन पोल और एस पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो कंडक्टर है वो काट करेगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ से हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। इस तरह से डीसी मशीन में मैकेनिकल एनर्जी, जो जनरेटर होता है उसमें मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जो डीसी मशीन डीसी जनरेटर होता है उसमें जो पहला इनपुट दिया जाता है वो होता है मैकेनिकल पावर इनपुट, दैट मीन्स मैकेनिकल रोटेशन। यहाँ पे मैंने जो डिस्कस किया है, मैकेनिकल रोटेशन देने के बाद क्या होगा, शेफ्ट में रोटेशनल फोर्स एक्ट होगा। तो जब भी कोई बॉडी रोटेट करने लगता है तो उसमें फ्रिक्शन लॉस होता है, राइट, उसमें फ्रिक्शन लॉस होता है। ओके, उसमें फ्रिक्शन लॉस हो जाएगा। और जब ये रोटेट करने लगेगा तब यहाँ पे जो कंडक्टर है उसमें वोल्टेज जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी वजह से क्या होगा, आर्मेचर का जो बॉडी है उसमें आयरन लॉस होगा। आयरन लॉस मतलब कांस्टेंट लॉस। ओके, यहाँ पे आयरन लॉस एंड फ्रिक्शन लॉस क्या होता है, दोनों कांस्टेंट लॉस के अंदर में आता है। ओके, आयरन लॉस कहाँ पे होगा, जो आर्मेचर का बॉडी है उसके बॉडी में होगा। और फ्रिक्शन लॉस का होगा ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ दिस शेफ्ट। ओके, तो इस आयरन और फ्रिक्शन लॉस के बाद क्या होगा, रोटेशन यहाँ पे चालू हो गया। ओके, जब भी रोटेशन होगा तब भी यहाँ पे एन पोल और एस पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उसको कट करेगा आर्मेचर कंडक्टर्स। कट करने के बाद क्या होगा, आर्मेचर आर्मेचर के जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और करंट जनरेट होगा। तो जो वोल्टेज जनरेट होता है उसको हम डिनोट करते हैं ई सफिक्स जी से, जिसको हम बोलते हैं जनरेटेड वोल्टेज। और जो करंट जनरेट होगा उसको हम डिनोट करते हैं आई सफिक्स ए से, इसका मतलब होता है आर्मेचर करंट। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसको हम आर्मेचर बोलते हैं और इसमें जो भी करंट इंड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं आर्मेचर करंट। ओके, तो डीसी में क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट कर दिया तो यहाँ पे पावर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ऐसे में होता है वी आई कॉस फाई, वोल्टेज करंट और उसके साथ पावर फैक्टर आता है। तो डीसी में क्या होता है, पावर फैक्टर यूनिटी होता है, उसका वैल्यू 1 होता है पावर फैक्टर, दैट मीन्स कॉस फाई का वैल्यू 1 होता है। इसीलिए जो वोल्टेज जनरेट होगा उसको हम ई जी इंटू आई ए बोलते हैं। ओके, डीसी में पावर फैक्टर का वैल्यू 1 होता है, यूनिटी होता है। ओके, तो यहाँ पे जो जब भी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होता है इसके बाद कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिकल
वोल्टेज या फिर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, कॉपर लॉस होता है। कॉपर लॉस हम किसको बोलते हैं, आई स्क्वायर आर लॉस को बोलते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में जब भी करंट फ्लो करेगा तभी करंट का स्क्वायर इनटू जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस, इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से कॉपर लॉस हो जाता है। ओके, कॉपर लॉस होने के बाद जनरेटर का जो लोड होता है, जो वो लोड में क्या होगा, हमारा वोल्टेज रीच करेगा, राइट। तब भी इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर बाहर से मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट पावर को हम बोलते हैं V इंटू आई एल। वी मतलब वोल्टेज अक्रॉस द लोड एंड आई एल मतलब लोड करंट, दैट मीन्स करंट अक्रॉस द लोड। ओके, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे तीन ब्लॉक्स हम लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल पावर इनपुट, इनपुट देने के बाद हम लोग को मिलेगा इलेक्ट्रिकल पावर इन आर्मेचर, इसके बाद हम लोग को मिलेगा इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर। ओके, और इसके साथ ही एसोसिएटेड और एक टर्म है, वो होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी थ्री टाइप्स होता है, एक होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी, एक होता है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, और लास्ट जो होता है ओवरऑल एफिशिएंसी। तो लेट्स सी द मैकेनिकल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का सिंपल फार्मूला होता है, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। ओके, एफिशिएंसी मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट। तो यहाँ पे देखिए मैकेनिकल सिस्टम कौन सा है, हम यहाँ पे मैकेनिकल इनपुट, फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट देते हैं यहाँ पे मैकेनिकल इनपुट, और इनपुट का किसी भी इनपुट का क्या होता है, आउटपुट होता है। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल इनपुट हमने दिया है इसका आउटपुट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर। इलेक्ट्रिकल पावर आर्मेचर में क्यों डेवलप करता है, क्योंकि हमने इनपुट में मैकेनिकल पावर दिया है। मैकेनिकल पावर अगर हम लोग नहीं देते तो वहाँ पे शेफ्ट में रोटेशन नहीं होगा, अगर रोटेशन नहीं होगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जनरेट नहीं होगा आर्मेचर में, राइट। सो दैट मीन्स मैकेनिकल पार्ट का इनपुट होता है मैकेनिकल इनपुट, और ये इनपुट देने से क्या होगा, आर्मेचर में वोल्टेज जनरेट करेगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। तो मैकेनिकल इनपुट कौन सा है, ब्लॉक ए, राइट, इसलिए हम नीचे लिखेंगे ए। और ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है इनपुट। इनपुट देने के बाद हम लोग को कौन सा मिलेगा, बी मिलेगा। तो बी मतलब क्या हो गया, आउटपुट। सो दैट्स वाई मैकेनिकल एफिशिएंसी मतलब आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट इज बी, ब्लॉक बी, दैट मीन्स ई जी इंटू आई ए, राइट। और इनपुट कौन सा हो गया, मैकेनिकल पावर इनपुट, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं मैकेनिकल पावर इनपुट, राइट। इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। तो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी कौन सा होगा, देखिए इलेक्ट्रिकल पार्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और करंट। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और करंट सिस्टम में कौन से ब्लॉक से जनरेट होना स्टार्ट हुआ है, बी ब्लॉक से स्टार्ट हुआ है। सो दैट मीन्स दिस वन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम, दिस वन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इनपुट कौन सा है, जनरेटर में जब भी वोल्टेज और करंट जनरेट करेगा तब भी वहाँ से इनपुट मिलेगा, राइट। और अगर इनपुट मिले तो यहाँ पे जो लोड होगा, लोड के अक्रॉस हमारा वोल्टेज या फिर करंट मिलेगा। तो यहाँ पे आउटपुट कौन सा हो गया, सी, और इनपुट कौन सा हो गया, बी। बी इनपुट क्यों है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों का इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और करंट जनरेट होना स्टार्ट होता है, राइट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वोल्टेज और करंट इनपुट करता है ए बी जो ब्लॉक है इस ब्लॉक से, इसलिए ये हो गया हमारा इनपुट। और आउटपुट कौन सा है, लोड के अक्रॉस जो भी वोल्टेज या फिर करंट मिलेगा उसको हम बोलते हैं आउटपुट। इसीलिए जो आउटपुट पावर होगा वो होगा V इंटू आई एल, वेयर B इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड एंड आई एल इज द करंट अक्रॉस द लोड। ओके, और इनपुट कौन सा होगा, इनपुट होगा हमारा ई जी इंटू आई ए, राइट, वेयर ई जी इज द जनरेटेड वोल्टेज इन आर्मेचर एंड आई ए इज द आर्मेचर करंट। इसके बाद आएगा ओवरऑल एफिशिएंसी। तो ओवरऑल एफिशिएंसी मतलब क्या हो जाएगा, ये जो हमारा फुल पावर स्टेज डायग्राम है इसका आउटपुट कौन सा है, सी, इसलिए आउटपुट आ जाएगा सी। और इनपुट कौन सा है, ए, इसलिए इनपुट में आ जाएगा ए। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा ओवरऑल एफिशिएंसी मतलब सी बाई ए। ओके, जो सी ब्लॉक होता है वो होता है वोल्टेज इनटू करंट अक्रॉस द लोड, और ए जो होता है वो होता है मैकेनिकल पावर। ओके, जो ओवरऑल एफिशिएंसी है उसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, वो है ओवरऑल एफिशिएंसी मतलब जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है और जो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी है उसका प्रोडक्ट होता है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी हम लोगों को मिला था बी बाई ए, और इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी हम लोगों को मिला था सी बाई बी। ओके, यहाँ से जो बी बी कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली हम लोगों को मिलेगा सी बाई ए। ओके, तो सी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए सी मतलब हो गया ओवरऑल सिस्टम का आउटपुट, और ए हो गया ओवरऑल सिस्टम का इनपुट। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो सी है, सी की जगह पे लिख सकते हैं आउटपुट, और ए की जगह पे लिख सकते हैं इनपुट। ओके, और आउटपुट को हम लोग लिख सकते हैं आउटपुट, और इनपुट को हम लोग लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस। ओके, आउटपुट के साथ अगर लॉस को ऐड कर दें वो इनपुट के बराबर हो जाता है। ओके,
सो ये जो पावर स्टेज डायग्राम है ये डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप्स ऑफ दिस power stage diagram. Still you have any queries, you can ask in comment section. And if you have understand each and every steps, then kindly do like and share this video as much as possible. Thank you for watching.